हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को। और आज बात करेंगे समास के बारे में। ये है 15 थ्योरी क्लास। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सभी क्लास वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल के लिए। तो अभी तक एग्जामिनेशन का कोई अपडेट नहीं आया है, एडमिट कार्ड कब आएंगे अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आई है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जल्दी अपडेट आ जाएंगी। और इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बनाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के टॉपिक को, समास को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे समास की परिभाषा के साथ। तो देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे समास की परिभाषा और उसके बाद समास के भेद को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो समास के भेद से ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, मतलब छोटे करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को हम समास कहते हैं। यहाँ पे देखो उदाहरण है, दया का सागर। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया दया सागर में। तो यहाँ पे जो ये का आपका है, जो ये का प्रत्यय है, इसका लोप हो गया। दया का सागर हमने लिख दिया दया सागर। तो समासिक जो पद बना है यहाँ पे, समासिक जो शब्द बना है वो क्या है आपका, दया सागर। तो इस उदाहरण में दया और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला जो का प्रत्यय था उसका लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बन गया, क्या, दया सागर, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दया और सागर के बीच में जो का है वो इन दो शब्दों का संबंध बता रहा था कि दया का सागर, सागर किसका है, दया का सागर है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इस का प्रत्यय को हटाकर एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट शब्द बना दिया, दया सागर। तो यहाँ पे दया सागर जो बना है इसे हम बोलेंगे क्या, समासिक शब्द या फिर पद कहेंगे इसे, ठीक है। अब समास के भेद कितने हैं ये डिस्कस करेंगे। देखो, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो आपको नंबर भी याद रखने कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे द्वंद्व समास के साथ। देखो देखो यहाँ पे द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मतलब इस समास के अंदर क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस के होते हैं। अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनके मध्य जो संयोजक शब्द है उसका लोप होता है, तो उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वंद्व समास में कोई पद गौण नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंस का है या फिर उसकी प्रधानता कम है। दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर समस्त पद बनाते समय हम क्या करते हैं, दोनों पदों को जोड़ने वाले जो संयोजक शब्द है या फिर जो समुच्चय बोधक अव्यय है, जैसे कि और है, तथा है या फिर या है, तो इन सब को हम हटा देते हैं। तथा जब हम विग्रह करते हैं समास का तो इस समय हम पुनः दोनों पदों के बीच में ये समुच्चय बोधक अव्यय फिर से जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है राम श्याम, ये क्या है, एक समस्त पद या फिर एक समासिक पद है। लेकिन जब मैं इसका विग्रह करूंगी तो ये बन जाएगा राम और श्याम। तो मैंने इन दोनों पदों के बीच में जो इनका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है और इसको यहाँ पे लगा दिया। तो विग्रह करते वक्त हमें अव्यय शब्द को लगाना पड़ेगा और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है। देखो, माता पिता, माता और पिता। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि माता और पिता दोनों क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रधान है। यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस है दोनों की, ठीक है। तो माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो दोनों ही पद हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंस के हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले भेद की, जो है तत्पुरुष समास।
तो देखो यहाँ पे समझते हैं तत्पुरुष समास को। तो जिस समस्त पद में पहला पद मतलब पूर्व पद जो है वो होता है गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जिस भी समासिक पद के अंदर पहला पद गौण मतलब प्रधान नहीं होगा और सिर्फ दूसरा पद प्रधान होगा, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो है वो होता है विशेषण, अतः गौण होता है, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तत्पुरुष समास के विग्रह के समय समस्त कारकों के कारकीय चिन्ह जिनका समास करते समय हटा दिया जाता है पुनः जोड़े जाते हैं। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना कि तत्पुरुष समास में जब भी हम विग्रह करेंगे तो हम कारक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसकी पहचान यह है कि यहाँ पे कारक चिन्ह का विग्रह करने पे आपको यूज दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है रोग मुक्त, तो इसका मतलब क्या है, रोग से मुक्त। तो यहाँ पर जो से है ये अपदान कारक है। ठीक है, तो रोग मुक्त का जो विग्रह हुआ वो है रोग से मुक्त। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब हमने विग्रह किया तो यहाँ पर कारक चिन्ह का उपयोग किया। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण है जीवन साथी, इसका मतलब क्या है, जीवन का साथी। तो यहाँ पे जो ये का है ये कौन सा है, का हमारा संबंध कारक का चिन्ह है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समासिक जो पद होते हैं ना, उनका विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह का उपयोग दिखाई देता है। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखो पहला क्या है, युद्ध क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें पहला पद क्या है, युद्ध है, और इसका विग्रह करने पे क्या बनेगा, युद्ध का क्षेत्र। तो आप देख पा रहे हो बात तो हम क्षेत्र की कर रहे हैं, क्षेत्र के यहाँ पे प्रधान हो गया, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कैसा है, युद्ध का क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर जो पहला पद है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा, आप देख पा रहे हो बीच में विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ रहे हैं के लिए। यहाँ पर है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसके बाद कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जैसे ही हम इन समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं बीच में कारक चिन्ह आ रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है किसकी, तत्पुरुष समास की। यहाँ पे आपको नोट करनी है दो बातें कि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा, पहला पद गौण होगा, और विग्रह करने में हमें कारक चिन्ह का उपयोग करना होता है। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद के बारे में। तो परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पे परसर्ग का मतलब क्या है, तो कारक चिन्ह को ही हम क्या बोलते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह को ही परसर्ग यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आई होप आप कारक के बारे में जानते हो। मैं यहाँ पर पहले कारक के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। देखो कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं वो संबंध बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ये बात तो आई होप सब लोग जानते होंगे। और हम पढ़ते हैं 8 प्रकार के कारक चिन्ह। 8 प्रकार के कारक चिन्ह हैं। मुख्य तौर से 6 प्रकार के होते हैं कारक चिन्ह, लेकिन 2 प्रकार और हैं। तो मुख्य तो आपके 6 हैं, मुख्य जो कारक चिन्ह हैं वो तो 6 हैं, वैसे कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं मैं लिख देती हूँ। तो आप जानते भी हैं कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक, इसमें चिन्ह कौन सा होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, अब कर्ण ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण से या फिर के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। तो यहाँ पर हम, इसका मतलब है हम साधन के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, साधन के लिए यहाँ पर हम कर्ण कारक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है संप्रदान। संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए होता है इसका चिन्ह। ठीक है, के लिए। अपादान से,
अपादान से, अपादान से, इसके बाद संबंध, इसमें आते हैं का के की, का के की, इसके साथ रा रे री, रा रे री और ना ने नी। ठीक है, संबंध काके की, रा रे री, ना ने नी। और यहाँ पे सबसे एंड में आएगा ना ने नी। एक मिनट, एंड इसके बाद यहाँ पर है अधिकरण में और पर। अधिकरण क्या होता है? में और पर। ठीक है, में पर। और इसके बाद सबसे एंड में है हमारा संबोधन, संबोधन कारक, जिसमें आता है हे ओ अरे। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया हो अरे, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको कारक भी समझ में आ गया होगा। क्या होता है ये? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद यह रखना है कि जो करण कारक है इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखो, हो गया एग्जाम्पल हो गया इसका, राधा चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ पे जो से है, ये जो कारक चिन्ह है, ये करण कारक चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि चाकू क्या है? साधन है सब्जी काटने के लिए। इसके अलावा अगर बात करूँ अपादान की, तो अपादान का हम इस्तेमाल करते हैं अलगाव को दिखाने के लिए। ठीक है, अलगाव को दिखाने के लिए, या फिर जहाँ पे हम चीज़ों को अलग कर रहे होते हैं वहाँ पर हम अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? संबंध आप जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं संबंध कारक चिन्ह का। इसके बाद जो अधिकरण है उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें समय या फिर स्थान की बात करनी होती है। ठीक है, समय या फिर स्थान की बात करते हैं जब हम, तब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की, स्थान। इसके बाद है संबोधन। तो जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो उस केस में हम संबोधन कारक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे कारक चिन्ह समझ में आ गया, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है कर्म तत्पुरुष, को का लोप यहाँ पे होगा। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कर्म कारक है उसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष। मतदाता क्या हो गया? मत को देने वाला। तो यहाँ पर देखो हमने को का लोप कर दिया, यहाँ पर है मतदाता। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। नेक्स्ट क्या है? करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो करण कारक चिन्ह क्या है? से या फिर के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर हो गया जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मोह मांगा, मोह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन जो है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से जो है, जो करण कारक चिन्ह है, उसका हमने यहाँ पर लोप होते हुए देखा। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। तो संप्रदान कारक चिन्ह कौन सा होता है? के लिए होता है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखो ये रहा के लिए। तो इसके उदाहरण है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? देखो उदाहरण क्या है इसके? धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। इसके बाद संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। तो इसमें उदाहरण क्या है? प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या।
भारत रत्न, भारत का क्या है, रत्न है। इसके बाद लास्ट यहाँ पर है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। तो उदाहरण क्या है, नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो आप जानते हैं अधिकरण में हम में और पर चिन्ह का यूज करते हैं, में और पर का यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे तीसरे भेद की। तो वो कौन सा है, कर्मधारय समास। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे कर्मधारय समास की। देखो, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, तथा पूर्व पद उपमेय भी हो सकता है और उत्तर पद उपमान भी हो सकता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बात नोट करनी है, जो पहला पद है वो विशेषण या फिर उपमेय हो सकता है और जो उत्तर पद है वो विशेष्य या फिर उपमान होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझो, जो उपमान है वो भी क्या होता है, उपमेय की विशेषता ही बताता है। जैसे विशेषण जो है वो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, ऐसे ही जो उपमान है वो उपमेय की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, मतलब यहाँ पर भी दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता है। तो विशेषण और विशेष्य संबंध बताने वाले कर्मधारय समास देखो यहाँ पर हम यूज करते हैं है जो शब्द का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, नील गाय, समस्त पद बन गया नील गाय, विग्रह बन गया नीली है जो गाय। इसके बाद महा आत्मा, ये विशेषण है महा और विशेष्य है आत्मा, तो समस्त पद बन गया महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर विग्रह करने पर हम है जो का उपयोग करते हैं। तो आपको ये सब पॉइंट नोट करने हैं और आपको इस तरीके से समास के भेदों में डिफरेंस समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर है भला मानस, मतलब मानस कैसा है, भला है, तो बन गया भला मानस, जिसका मतलब होता है भला है जो मानस। नेक्स्ट क्या है, महादेव, महादेव बन गया महान है जो देव। पर नारी, मतलब पराई है जो नारी। इसके बाद है उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर उपमेय उपमान संबंध बताने वाले कर्मधारय समास के उदाहरण के बारे में। तो उपमेय और उपमान को समझते हैं। यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो वस्तु या फिर व्यक्ति के बीच में, तो वहाँ पर हम उपमेय और उपमान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर पहले उदाहरण देखते हैं और फिर समझते हैं उपमेय और उपमान होता क्या है। जैसे यहाँ पर है भुज प्लस दंड, क्या बन गया, भुज दंड, तो दंड के समान भुजा, भुजा कैसी है, दंड के समान है। नेक्स्ट यहाँ पर है कर प्लस कमल, कर कमल, कमल के समान कर या फिर हाथ, हाथ को यहाँ पर हम कर कह रहे हैं, जो हाथ है वो कमल के समान है। इसके अलावा यहाँ पर है मृग प्लस नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, जो नयन है वो कैसे हैं, हिरन जैसे हैं, हिरन जैसे इसके नयन है। नेक्स्ट क्या है, कनक प्लस लता, कनक लता, कनक के समान लता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विग्रह करते समय हम के समान का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान आता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर बात करें उपमेय और उपमान की, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ मृग नयन के बारे में, तो उसके नेत्र मृग के समान है, मतलब जो उसके नयन है वो मृग के समान है। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है कि हम नेत्रों की उपमा कर रहे हैं मृग से, जो नेत्र है ना उन्हें मृग की उपमा दी जा रही है, मतलब मृग जैसे आंखों की उपाधि उसके नेत्र को दी जा रही है। तो देखो यहाँ पर जो नेत्र है वो क्या है, उपमेय है, तथा जो मृग है वो क्या है, उपमान है, क्योंकि जो नेत्र है उन्हें मृग की उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे नेत्र को हम बोलेंगे उपमेय और मृग को हम बोलेंगे उपमान। तो जिस भी वस्तु या व्यक्ति को उपमा दी जाती है उसे हम बोलते हैं क्या, उपमेय, और जिस व्यक्ति और वस्तु की उपमा दी जाती है उसे हम बोलते हैं उपमान। आई रिपीट, जिस वस्तु या व्यक्ति को उपमा दी जा रही है उसे हम बोलेंगे उपमेय, और जिस वस्तु और व्यक्ति की उपमा दी जाती है उसे हम बोलेंगे उपमान। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है, जो पहला पद है वो उपमेय हो जाता है और कई बार उपमान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है,
भुज दंड, दंड के समान भुजा। तो यहाँ पर हम दंड के समान बता रहे हैं भुजा को, मतलब जो दंड है वो क्या बन गया यहाँ पर उपमान है, लेकिन दंड तो यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या, ये तो उत्तर पद है, तो यहाँ पर जो भुज है वो क्या है आपका, ये हमारा उपमेय है ना कि उपमान। ठीक है, तो इस केस में पूर्व पद क्या है, उपमान नहीं है, उपमेय है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मृग प्लस नयन, मृग के समान नयन। तो यहाँ पर मृग क्या है, उपमान है, और ये क्या है आपका एक पूर्व पद है। तो इस तरीके से पूर्व पद उपमेय या फिर उपमान भी हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले भेद के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे समास के अगले भेद के बारे में, जो है द्विगु समास। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे द्विगु समास को डिटेल के अंदर। देखो क्या फ़र्क होता है द्विगु समास और कर्मधारय समास में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहली बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि जो द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास का ही क्या है, एक उपभेद है। मतलब इसमें भी जो पूर्व पद है वो क्या होता है, गौण होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो पहला पद है वो प्रधान नहीं होता और दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास तथा कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो द्विगु समास के अंदर क्या होता है, जो पूर्व पद होता है ना वो होता है संख्यावाची विशेषण, जबकि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद है वो अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। मतलब समझ में आया आपको यहाँ पर कि अगर हम बात करेंगे द्विगु समास की, तो उस केस के अंदर जो पूर्व पद होगा वो हर बार संख्यावाची विशेषण ही होना चाहिए, लेकिन कर्मधारय समास के केस में पूर्व पद जो है वो अन्य कोई भी विशेषण हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि द्विगु समास जो होता है उसमें जो उत्तर पद है वो किसी समूह का बोध कराता है। इसका मतलब क्या, जब भी हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर मान लो विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होते हुए भी क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास ही कहलाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि द्विगु समास के लिए पूर्व पद क्या होगा, गौण होगा, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, और जो उत्तर पद है वो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसके साथ समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द नहीं आ रहे हैं और पूर्व पद संख्यावाची है, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास में जाएगा, द्विगु समास में वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पूर्व पद संख्यावाची होने के बाद भी विग्रह करने पर समूह या समाहार नहीं आ रहा है तो कर्मधारय समास के अंतर्गत ही हम उस उदाहरण को लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे है पंचतंत्र, तो 5 है तंत्र, जो ये बन गया कर्मधारय समास के लिए विग्रह, और यह है 5 तंत्रों का समाहार, तो ये आपका द्विगु समास है। अब देखो यहाँ पर है 5 है तंत्र जो, तो आप देख पा रहे हो जो पूर्व पद है वो तो क्या है, संख्यावाची विशेषण है, 5, लेकिन यहाँ पे विग्रह करने पर समाहार या समूह शब्द नहीं आ रहा, तो इसके मतलब यह है कि ये कर्मधारय समास के अंदर आएगा, और जो ये वाला है ये आएगा आपका द्विगु समास के अंतर्गत। इसके बाद देखो क्या है, अष्ट सिद्धि, तो 8 सिद्धियां हैं जो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 सिद्धियों का समाहार। इसके बाद चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 भुजाओं का समाहार। इसके बाद चवन्नी, 4 आने हैं जो, और यहाँ पे 4 आनों का समाहार। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट भेद के बारे में, जो है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे समझते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या फिर अविकारी शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जिस भी समास के अंदर जो पहला पद है या पूर्व पद जो है, अगर वो अव्यय या अविकारी शब्द है तो उसे हम बोलेंगे अव्ययीभाव समास। जैसे यहाँ पे उदाहरण है यथा समय। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, समस्त पद यथा
और समय के योग से बना है। ठीक है, तो यथा समय जो है ये यथा और समय के योग से बना है। अब यहाँ पर जो पूर्व पद यथा है वो क्या है, एक अव्यय शब्द है, और विग्रह करने पर क्या हुआ, ये समय के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से यथा समय क्या बन गया, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन गया। इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पर यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, तो यहाँ पर आ क्या है, एक अव्यय है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसके बाद यथा समय, समय के अनुसार। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, देखो आजीवन, यहाँ पे अव्यय क्या है, आ है, जीवन भर इसका मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यथोचित, यथा इसका अव्यय है जितना उचित हो। इसके बाद यथाशक्ति, तो यहाँ पर अव्यय क्या, यथा, और शक्ति के अनुसार इसका विग्रह है। भरपूर, तो यहाँ पे अव्यय क्या है, भर, तो पूरा भरा हुआ। इसके बाद आमरण, तो यहाँ पे अव्यय क्या है, आ, इसका मतलब क्या होगा विग्रह करने पर, मरण तक, आमरण मतलब मरण तक। इसके बाद बेमिसाल, तो यहाँ पे अव्यय क्या है, बे, और इसका विग्रह क्या होगा, जिसकी मिसाल ना हो। उसके बाद है बेमौके, तो यहाँ पे अव्यय क्या है, यहाँ अव्यय भी क्या है, बे है, बिना मौके के। इसके बाद अनुरूप, अनु यहाँ पर अव्यय, रूप के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर है बेखटके, तो यहाँ पर बे अव्यय हो गया, बिना खटके के। इसके बाद है प्रतिदिन, तो यहाँ पे अव्यय प्रति, इसका मतलब दिन दिन, हर दिन, या फिर प्रत्येक दिन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट भेद के बारे में, जो है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे समझते हैं बहुव्रीहि समास को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी पद की बात नहीं करते। यहाँ पे कोई तीसरा ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुव्रीहि समास वह समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं, और कोई तीसरा ही पद यहाँ पर प्रधान होता है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए एक शब्द है त्रिलोचन। ठीक है, समझना, यहाँ पर त्रिलोचन शब्द देखो कैसा है, जो दो शब्द से मिलके बना है, त्रि तथा लोचन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्थ अगर हम लेते हैं क्या, तीन नेत्र, अगर हम इसका अर्थ लेते हैं विग्रह करने पर तीन नेत्र, तो यहाँ पर क्या है, जो तीन है ये क्या है, विशेषता बता रहा है, नेत्र क्या है यहाँ पर विशेष्य का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं त्रिलोचन समस्त पद का विग्रह करती हूँ तीन नेत्र, तो यहाँ पे ये तीन क्या है, ये बन गया विशेषण। ठीक है, तो इसके विग्रह करने से इसका भेद पता चल जाएगा, तो ये हो गया विशेषण, और जो नेत्र है ये यहाँ बन गया विशेष्य। अब नेत्र कैसे है, तीन है, तो तीन नेत्र की विशेषता को बता रहा है। यहाँ पे नेत्र क्या है, विशेष्य है। तो अगर हम इसका विग्रह ऐसे करते हैं तो इस केस में क्या बन गया, कर्मधारय समास बन गया, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, और जो दूसरा पद है वो क्या होता है, विशेष्य का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे त्रिलोचन का जो विग्रह है वो तीन नेत्र ना करके ऐसे कर दे, तीन लोचनों का समाहार, तो इस केस में क्या बन गया, द्विगु समास का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तीन लोचनों का समाहार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि तीन लोचन यहाँ पर एक गिनती का काम कर रहा है, तीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या बोधक का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम विग्रह करते वक्त इसे ऐसे लिख दे, तीन है नेत्र जिसके अर्थात महादेव, तो इस केस में यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दे, तीन है नेत्र जिसके, तो इस केस में क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में त्रि तथा नेत्र दोनों पद मिलकर किसी तीसरे ही पद का काम कर रहे हैं, और वो कौन है, यहाँ पर महादेव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये महादेव की विशेषता को बता रहे हैं, यहाँ पे तीसरा ही पद प्रधान है। तो अगर देखो क्वेश्चन में आपके पास कोई ऐसा शब्द आता है जिसके अलग अलग विग्रह हो सकते हैं, तो उसमें से आप प्रायोरिटी किसे देंगे, तो आप प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले बहुव्रीहि समास को, उसके बाद देंगे कर्मधारय को, और फिर देंगे हम द्विगु समास को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है वो आपका बहुव्रीहि समास है, जब विग्रह करने पर अलग अलग विग्रह पॉसिबल हो सके तो। जैसे मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उदाहरण के लिए पीताम्बर। ठीक है,
अगर यहाँ पे हम लिखते हैं पीतांबर, तो पीतांबर के भी हम दो विग्रह कर सकते हैं। कैसे? एक हम लिख सकते हैं पीले वस्त्र, पीले वस्त्र, और एक हम लिख सकते हैं पीला है जो अंबर। ठीक है, अंबर आप जानते हो वस्त्र को भी कहते हैं, हम लिख सकते हैं पीला है जो अंबर। तो दो इसके विग्रह पॉसिबल हो सकते हैं। अब इस केस में आप पीला है जो अंबर अर्थात विष्णु की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर जो पीले वस्त्र है ये तो बन गया कर्मधारय समास, क्योंकि वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग के हैं, तो यहां पर ये बन गया कर्मधारय समास। एक मिनट, ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, और पीला है जो अंबर अर्थात विष्णु, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुव्रीहि समास की। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा विग्रह हम सही माने, तो उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है बहुव्रीहि समास को। तो यहाँ पर इसका आंसर हम ये लगाएंगे अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया हुआ है तो, वरना आप कर्मधारय भी लगा के आ सकते हैं अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर यही है कि जो आपका बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों ही पद क्या है, गौण है, और यहाँ पर देखो तीन है नेत्र जिसके अर्थार्थ महादेव। तो यहाँ पर महादेव की विशेषता बता रहे हैं ये दोनों ही पद, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कुछ और उदाहरण के बारे में। देखो यहाँ पर उदाहरण है बहुव्रीहि समास के, अंशुमाली। अंशु मतलब किरणें होती है। ठीक है, किरणें हैं मालाएं जिसकी, अर्थात कौन, सूर्य। तो आप जानते हैं कि सूर्य की माला कैसी होती है, किरण होती है उसकी माला। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधान पद क्या है, तीसरा पद कौन सा है, सूर्य है। इसके बाद चार पाई, चार है पाए जिसके अर्थात पलंग। इसके बाद है तिरंगा, तीन रंग है जिसके अर्थात कौन, भारतीय राष्ट्रध्वज आप जानते हैं। इसके बाद है विषधर, विष को धारण किया है जिसने, अर्थात शिव जी ने। इसके बाद है षडानन, षड मतलब छह, छह है आनन मुख जिसके, तो कौन है, कार्तिकेय, गणेश जी के भाई के छह आनन है। इसके बाद यहाँ पर है चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु जी ने। इसके बाद गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश। इसके बाद है घन श्याम, घन के समान श्याम मतलब काले हैं जो, कौन, कृष्ण। इसके बाद मेघनाथ, मेघ के समान जो नाद करता है वो कौन है, रावण पुत्र इंद्रजीत। इसके बाद विषधर, विष को धारण करता है जो, सर्प। अब देखो नेक्स्ट है चतुरानन, तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या बनेगा, चार है आनन जिसके। अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पे आनंद का मतलब क्या हो गया, मुख से इसका मतलब है। ठीक है, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। गिरिधर, यहाँ पे क्या हुआ, गिरि को धारण किया है जिसने, श्री कृष्ण। इसके बाद लास्ट क्या है, सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके, अर्थात विशेष स्त्री की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे बहुव्रीहि समास में आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न समासों में अंतर क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको यहाँ पर हम समझ लेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो समास के विभिन्न भेदों के अंतर को नीचे विस्तार में समझाया गया है। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले कर्मधारय तथा द्विगु समास में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कर्मधारय समास को। पहले कर्मधारय समास का जो पूर्व पद है वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण के अलावा कोई और विशेषण भी हो सकता है। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के अलावा कोई और विशेषण भी पूर्व पद हो सकता है, और पूर्व पद प्राय गुणवाचक विशेषण होता है, तो ये किसी का गुण बता रहा होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास का जो पूर्व पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण ही होता है, और पूर्व पद संख्यावाचक ही होगा, ये तो मैंडेटरी है। और विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण है त्रिलोचन, तो तीन नेत्र, और यहाँ पर तीन नेत्रों का समाहार। इसके बाद
चतुर्भुज, चार भुजाएं, चार भुजाओं का समाहार। चौराहा, तो चार राहें, चार राहों का समाहार। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 3 है, 4 है और ये 4 है, ये इन विशेष्य की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण बन गए। और यहाँ पर 3 नेत्रों का समाहार, 4 भुजाओं का समाहार, 4 राहों का समाहार, ये सब बन गए आपके द्विगु समास के उदाहरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और नोट करते हैं। द्विगु समास के अंतर्गत मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ उदाहरण लिखती हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे मान लो पहला उदाहरण है सप्ताह। क्या ये द्विगु समास है? बिल्कुल ये द्विगु समास है। इसका अगर मैं विग्रह करूंगी तो क्या बन जाएगा? 7 दिनों का समूह बन जाएगा। ठीक है, 7 दिनों का समूह बन जाएगा इसका विग्रह। तो यहाँ पे एंड में क्या आ गया? समूह शब्द आ गया। और यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या है आपका? एक गिनती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण बन गया। इसके अलावा सप्ताह के साथ अगर कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, अठन्नी। अठन्नी बिल्कुल ठीक है, ये बन जाएगा 8 आनों का समूह। ठीक है, तो ये बन गया आपका द्विगु समास। इसके अलावा अगर हम लेते हैं शताब्दी, तो ये भी आपका बन जाएगा द्विगु समास। शताब्दी का विग्रह क्या होगा? 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। इसके अलावा अगर मान लो मैं उदाहरण लेती हूँ यहाँ पर 25, तो 25 क्या है? एक गिनती होती है 25। तो क्या ये भी द्विगु समास बन जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला है कि द्विगु समास के अंदर जो पहला पद है वो संख्यावाचक होगा। यहाँ पे तो ये पूरा ही गिनती बन गया, तो मतलब ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। और इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह बनेगा 5 और 20। ठीक है, 5 और 20 को मिलाएंगे तो बन जाएगा 25। तो यहाँ पर 5 और 20 बन गया इसका विग्रह। अब आप जानते हैं जब और शब्द का हम यूज़ करते हैं और दोनों ही जो पद है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, तो ये बन गया आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप याद रखेंगे कि जो भी आपकी गिनती होंगी 25, 21, 22, ये सब द्विगु समास के उदाहरण के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर द्विगु तथा बहुवरी समास में क्या अंतर है, ये समझते हैं। देखो, पहला है द्विगु समास। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला पद है वो होता है गौण और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और विग्रह करने पर समूह या फिर समाहार शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें बहुवरी समास की, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही पद गौण होते हैं और तीसरा बाहरी पद प्रधान होता है। और बहुवरी समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते हैं और विग्रह करते समय यहाँ पर समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखो उदाहरण है तिरंगा। तो अगर हम बात करें द्विगु समास की तो ये बन जाएगा 3 रंगों का समाहार। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बहुवरी की तो ये बन जाएगा 3 रंग है जिसके अर्थार्थ भारतीय राष्ट्र ध्वज। इसके अलावा एक है दशानन। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 मुखों का समाहार। और यहाँ बन जाएगा 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। तो अगर मान लो आपके एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है दशानन, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर द्विगु भी है और बहुवरी भी है, ठीक है, तो आप लगा के आएंगे बहुवरी, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है द्विगु से। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रायोरिटी का समास वो होता है बहुवरी समास। तो जहाँ भी जिस भी उदाहरण के अंदर लगे कि कोई तीसरा ही पद प्रधान है वहाँ पर बहुवरी ही आएगा, और अगर द्विगु भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ पे आप बहुवरी को ही मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो अव्ययी भाव समास के अंदर। देखो यहाँ पर ना एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी आप कर पाए। यहाँ पर आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास के लिए जो पहला पद है वो अव्यय या फिर अविकारी शब्द होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी इसके अंदर आते हैं जहाँ पर क्या होता है रिपीटिशन होता है। जैसे कि मान लो एक शब्द है बारंबार। शब्द क्या है? बारंबार।
अगर हम इसका विग्रह करेंगे इसका मतलब बनेगा बार बार, ठीक है। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं बारंबार का तो ये बन जाएगा बार बार, बार बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया है, तो ये वाले उदाहरण भी आपके अव्ययी भाव समास के अंदर ही आएंगे, इसका भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, साल साल, साल साल। तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा, इसका विग्रह बन जाएगा साल दर साल, ठीक है, साल दर साल। तो यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंदर ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे रिपीटिशन हो जाएगा वहाँ पे भी आपको अव्ययी भाव समास ही लगा के आना है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द्विगु समास का पूर्व पद कैसा होता है। तो यहाँ पूछा है कि द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है। तो आप जानते हैं इसका आंसर बहुत अच्छे से, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, संख्या बोधक विशेषण होता है द्विगु समास का पहला पद। तो यहाँ पे विशेषण बोधक नहीं होगा, गुण बोधक नहीं होगा और भाव बोधक भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा संख्या बोधक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर लंबोदर का मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो देखो इसका विग्रह करते हैं यहाँ पर, लंबोदर का विग्रह क्या बनेगा, लंबा है उदर जिसका, एक मिनट, देखो इसका बनेगा विग्रह, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब यहां पर हो गया पेट, जिसका अर्थात गणेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये बन गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण, अर्थात गणेश जी के लिए बोला जाता है लंबोदर। आप जानते हैं कि उन्हें लंबोदर नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बिकॉज यहाँ पर हम लंबोदर मतलब किसी तीसरे ही पद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम गणेश जी की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है। तो बखूबी आप जानते हो, ब यहाँ पर क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पर पहला पद अगर अव्यय है तो ये बन गया अव्ययी भाव समास का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का मतलब क्या है, यहाँ आपसे पूछा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका पुरुष, मेरा पुरुष नहीं होगा, जिसका पुरुष नहीं होगा और किसका पुरुष भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तत्पुरुष, मतलब होता है उसका पुरुष, ठीक है। और आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है, गौण होता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, अपादान, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। तो देखो अगर हम यहाँ पर आशातीत समस्त पद का विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा, आशातीत को अगर विग्रह करते हैं तो बनता है आशा से अधिक, ठीक है, आशा से अधिक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विग्रह करने पर से कारक चिन्ह का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। और आप जानते हैं कि से चिन्ह किस कारक के लिए यूज़ करते हैं, अपादान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपका अपादान, ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आशातीत, आशा से अधिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे उदाहरण है जिसमें एक से अधिक समास के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर या फिर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज चतुर्भुज के लिए हम 2 टाइप के विग्रह कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं 4 भुजाएं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हम कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं क्या, 4 भुजाओं का समाहार।
का समाहार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चार भुजाएं तो बन गया क्या, कर्मधारय समास, ठीक है, और चार भुजाओं का समाहार बन गया द्विगु समास का उदाहरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, यहाँ पूछा गया है। पीताम्बर, कंजलोचन, त्रिलोचन या फिर घनश्याम। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। त्रिलोचन देखो क्या होता है, अगर हम इसमें विग्रह करते हैं, तीन है लोचन जिसके, अर्थात महादेव, ठीक है, तीन है लोचन या फिर नेत्र कह सकते हैं, तीन है लोचन जिसके, अर्थात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महादेव की, ना कि श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी जो शब्द हैं यहाँ पर वो श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं संबंधित ही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? तो यहाँ पे अव्यय से क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, साधु साधु, सुंदर, बाप रे बाप या फिर शाबाश। तो प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, बाप रे बाप। तो ये हम प्रशंसा में नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पदों की प्रधानता होती है? तो वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है उदाहरण चाय कॉफ़ी, तो आप देखते हो यहाँ पे कि चाय और कॉफ़ी दोनों की ही अपनी अपनी प्रधानता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पर माता पिता। अब यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे देवासुर। देखो देवासुर, अगर आपको ऐसे लिखा मिल गया तो आपको यहाँ पर पहचानने में मुश्किल हो सकती है कि ये द्वंद्व समास है या फिर नहीं। तो आप इसे अगर ऐसे लिखते हो देव और असुर, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो आपको इसका यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देव अलग है और असुर अलग है, दोनों की अलग अलग प्रधानता है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन से हो सकते हैं उदाहरण, जैसे कि यहाँ मान लीजिए हम कर लेते हैं हरि शंकर। तो यहाँ पर हरि और शंकर, ठीक है, ये भी इसका उदाहरण बन गया। इसके अलावा बन गया कृष्ण अर्जुन, तो ऐसे कर सकते हैं हम कृष्ण अर्जुन, तो यहाँ बन गया कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं धर्माधर्म, धर्माधर्म, ठीक है। तो ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? अंशु है माला जिसकी, तो यहाँ पे अंशु का मतलब क्या है? किरण है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए सूर्य है। तो सूर्य की माला क्या होती है? किरणें उसकी मालाएं ही तो होती है। तो यहाँ पर यम नहीं है, शनि नहीं है, गणेश भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये सभी आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समास। देखो पद्म आसन है जिसका, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर शंकर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सरस्वती के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो यहाँ पर अव्यय से क्वेश्चन है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अव्यय के डाल दिए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? पढ़ाया इसलिए, हो गए या फिर तुम। तो आप जानते हैं कि समुच्चय बोधक में क्या होता है? हम दो अलग अलग पदों को जोड़ते हैं, आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए ये शब्द है जो ये आपका है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पर हम गंगा तट को
कैसे समास विग्रह कर सकते हैं इसका? गंगा का तट, ठीक है, गंगा का किनारा कह सकते हैं इसे, गंगा का तट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम का कारक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और का किस में आता है? संबंध कारक चिन्ह है का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चवन्नी में कौन सा समास पाया जाता है? चवन्नी का मतलब होता है चार आनों का समूह, ठीक है। तो बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। चवन्नी का अगर विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा चार आनों का समूह या फिर समाहार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, चवन्नी को हम इस तरीके से भी विग्रह कर सकते हैं, चार आने हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर चार क्या है? उन आनों की विशेषता बता रहा है, चार आने है जो। तो यहाँ पर ये बन जाता कर्मधारय समास, लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय समास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर जाएंगे द्विगु समास के ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्रह्मा इसका आंसर है। विष्णु नहीं होगा, शनि नहीं होगा और शंकर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चार है मुख जिसके के लिए हम क्या बोल सकते हैं? चतुरानन। तो ये मैंने आपको करवा भी दिया है पहले ही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पंख में पैदा है जो, कमल, जास्मीन, गुलाब या फिर सिंह। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। तो पंकज, आप जानते हैं कमल का एक और नाम क्या है? पंकज, मतलब जो पंख में जन्मा हो। पंख मतलब यहाँ पर है कीचड़, ठीक है। तो जो दलदल या फिर कीचड़ में जन्मा हो उसे क्या बोलते हैं? कमल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पांच नदियों के समूह को किस नाम से हम संबोधित करेंगे? तो यहाँ पर है पांच सलीला, पांच आब, पंजाब या फिर पंच नदी। तो पांच नदियों का समूह क्या कहलाएगा? पंजाब। आई होप आपको ये तो अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर देखो, पांच नदियों के समूह को हम बोलते हैं पंजाब। आप जानते हैं कि पंजाब में क्या है? पांच नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसे बोलते हैं पांच नदियों का समूह। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मृत्युंजय में कौन सा समास पाया जाता है? तो मृत्युंजय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात यहाँ पर शिव जी की बात हम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह है बहुव्रीहि समास, ठीक है। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिव जी की। आई होप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा सभी को। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करते हैं घुड़दौड़ का, तो ये बन जाएगा घोड़े की दौड़ या फिर घोड़ों की दौड़, ठीक है। तो ये बन जाएगा घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पर हम की का प्रयोग कर रहे हैं, और की कौन सा कारक चिन्ह होता है? की आपका होता है संबंध कारक चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष ये है। नेक्स्ट यहाँ पर है शरणागत किस समास का उदाहरण है? तो शरणागत की अगर हम विग्रह करेंगे तो यह बन जाएगा शरण को आगत, ठीक है। यह बन जाएगा क्या? शरण को आगत। तो यहाँ पर हम को कारक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और को किसका होता है? को होता है कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। घुड़दौड़ में है संबंध तत्पुरुष और शरणागत में है कर्म तत्पुरुष। पढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विद्यालय समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या होगा? तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? विद्या के लिए आल्य, विद्या का आल्य, विद्या द्वारा आल्य या फिर विद्या से आल्य। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिरहा कट में कौन सा समास पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना, डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा ट्राई करना इसे। इसका आंसर क्या होगा? बहुवचनी समास, द्विगु समास, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है, देखो। कमल नयन समस्त पद का विग्रह निम्न में से क्या होगा? नयन रूपी कमल होगा, कमल के नयन, कमल के समान नयन या फिर नयन के समान कमल। तो इस क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली कर पाएंगे, कमल नयन। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है उपमान और उपमेय का। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छी तैयारी करें, आपका एग्जामिनेशन जल्दी से होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।